साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके जो बायो सब्जेक्ट है, उस 12th में जो बायो सब्जेक्ट है उसका पेपर 28 तारीख को होने वाला है। और साथियों, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मेरिट मंत्रा एकेडमी की तरफ से बायो के शॉर्ट नोट्स लेके आई हूँ, वो भी एक वन शॉट महामैराथन के थ्रू आप लोगों को मैं सब कुछ बताऊंगी, क्वेश्चंस और चैप्टर कवर करवाऊंगी। तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपकी जो बायो सब्जेक्ट है उसमें आपकी 5 यूनिट है, जिनमें से हम यूनिट वाइज पढ़ेंगे। तो आपकी जो फर्स्ट यूनिट है उसमें आपके 3 चैप्टर हैं। फर्स्ट यूनिट में आपके 3 चैप्टर है साथियों। पहला चैप्टर है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, मानव जनन और जनन स्वास्थ्य। हम फर्स्ट यूनिट में इन 3 चैप्टरों को कवर कर लेंगे और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे। साथियों, मैं आपको बता देती हूँ कि जो हमारे मेरिट मंत्रा एकेडमी में जो विक्रम सर है, उन्होंने जो हिंदी की क्लास ढाली थी, महामैराथन लेकर आए थे, उसमें से बहुत से क्वेश्चन उसमें से मैच करते हुए छपे थे। साथियों, ऐसा ही मैं आपको बता दूं कि जो आपके बायो सब्जेक्ट के हैं वो भी पूरे क्वेश्चन यहीं से ही छपने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, वीडियो को स्क्रिप्ट नहीं करना है। साथियों, मैं आपको बता दूं साथियों कि आपके जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। जितना आपको इस वीडियो में पढ़ाया जाएगा, सारे क्वेश्चंस लगभग मैच खाते हुए यहीं से ही आएंगे साथियों। तो आपको पूरा वीडियो देखना है एंड तक। जी हाँ साथियों, सही कहा गया है कि संकल्प हमारा और सपने आपके। तो ये बात सच है कि संकल्प हमारा है और सपने आपके हैं। आपके सपने ज़रूर पूरे होंगे साथियों। आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप एकदम बिल्कुल अच्छे से पेपर करके आओगे अगर आपने ये महामैराथन देख ली तो हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें से क्या है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। उसमें से हम उसका अंकभार देखते हैं कि कितने क्वेश्चन आएंगे और वो कितने नंबर के आएंगे। आपके जो फर्स्ट चैप्टर में से बहुविकल्पी जो प्रश्न आएंगे वो आएंगे 2 प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं और वो उनकी नंबर होंगे वो आधा नंबर का पूछा जाएगा। कुल 1 नंबर का क्वेश्चन आपके आने वाला है साथियों। दूसरा है अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। वो आपसे 1 क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर में से, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, जो कितने नंबर का होगा, 1 नंबर का। दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न भी पूछे जाएंगे, वो आपका 1 नंबर का होगा। 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो 3 नंबर का होगा। तो कुल कितने क्वेश्चन आएंगे आपके, 4 प्रश्न आएंगे इस चैप्टर में से। दूसरा जो चैप्टर है उसमें से दूसरा चैप्टर जो है मानव जनन अंग, इसमें से कौन से क्वेश्चन आएंगे, बहुविकल्पी प्रश्न, जो 3 प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं वो आएंगे, आधे नंबर के आएंगे। कुल अंक कितने नंबर के हो जाएंगे प्रश्न, 3 प्रश्न, कुल 1.5 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। रिक्त स्थान आएंगे, रिक्त स्थान आपसे 2 पूछे जा सकते हैं इस चैप्टर में से, वो भी आधे नंबर के आएंगे। कुल कुल नंबर कितने हुए, 1 नंबर का आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब कि 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आधे नंबर के रिक्त स्थान। लघुत्तरात्मक प्रश्न आपसे 1 प्रश्न आएगा, जिसमें आपका वो आएगा 1.5 नंबर का। 1.5 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा इस चैप्टर में से। तीसरा चैप्टर है जनन स्वास्थ्य। इसमें से आपके बहुविकल्पी प्रश्न जो है वो 1 प्रश्न आएगा, बहुविकल्पी प्रश्न, वो आएगा आधे नंबर का। दूसरा है रिक्त स्थान, वो 1 प्रश्न पूछा जाएगा, वो भी आधे नंबर का ही आएगा। तीसरा क्वेश्चन आपसे आएगा अति लघुत्तरात्मक प्रश्न में से आपका 1 प्रश्न आ सकता है, 1 प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, वो 1 नंबर का पूछा जाएगा साथियों। तो साथियों, ये जो वन शॉट महामैराथन है वो मैंने और मेरी मेरिट मंत्रा एकेडमी की पूरी टीम ने मिलकर बहुत ही मेहनत से आप लोगों के लिए बनाई है। इसमें आपको जो ये तीनों चैप्टर हैं, इनमें से हर चैप्टर के
जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स है वो आपको करवाए जाएंगे और उनसे बनने वाले प्रश्न जो आपके सीधे यहीं से एग्ज़ाम में आएंगे वो सब आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेंगे। तो साथियों, हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर। हमारा पहला चैप्टर है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो हम सबसे पहले इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को देखेंगे, फिर उसके बाद में इस चैप्टर के सभी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि पुष्प के प्रमुख जननांग कौन से होते हैं। पुष्प जो होता है ना, उसमें हमें दोनों प्रकार के जननांग देखने को मिलते हैं। नर जननांग भी उसमें देखने को मिलता है और मादा जननांग भी उसमें देखने को मिलता है। नर जननांग होता है उसको हम पुंमंग कहते हैं और जो मादा जननांग होता है उसे जायांग कहते हैं। तो इस पुष्प में हम देखते हैं कि ये वाला जो पोर्शन है ये तो होता है मादा जननांग, इसको क्या कहते हैं, जायांग। और ये जो बाहर का ये पोर्शन है इसको क्या कहते हैं, नर जननांग, इसे क्या कहते हैं, पुंमंग कहते हैं। तो हम पहले देखते हैं कि नर जननांग किसे कहते हैं। नर जननांग जो होता है यह पुंकेसरों से बना हुआ होता है। एक विशिष्ट पुंकेसर के दो भाग होते हैं, एक तो लंबा तंतु होता है और उसके अंतिम सिरे पर जो द्विपालित संरचना बनी हुई होती है, ये वाली संरचना, इसको क्या कहते हैं, परागकोश कहते हैं। और ये जो लंबी प्रवर्ध संरचना निकली हुई होती है ये वाली, इसको तंतु कहते हैं। और जो मादा जननांग होता है इसको जायांग कहते हैं और यह इस तरीके से का प्रतिनिधित्व करता है जिसके कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका ये वाला भाग होता है इसे वर्तिकाग्र कहते हैं और ये जो होता है इसमें ये वाला पोर्शन इसको अंडाशय कहते हैं और ये जो होता है इसे बीजांड कहते हैं। अंदर वाले हिस्से को बीजांड कहते हैं और इसके अंदर अंडाशय होता है। और इसके यहाँ ये जो लंबी ये पूरी ये वाली जो संरचना होती है इसे वर्तिका कहते हैं और ये ऊपर से यहाँ पे इसे वर्तिकाग्र कहते हैं। अब हम देखते हैं कि निषेचन से पूर्व घटनाएं एवं संरचनाएं एवं घटनाएं। लघु बीजाणु जनन। पराग मात्र कोशिका MC में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 लघु बीजाणु चतुष्टय के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। ये जो 4 संरचनाएं होती है ये और ये यहाँ पे इसे क्या कहते हैं, लघु बीजाणु जनन कहते हैं। इसमें इस लघु बीजाणु जनन में क्या होता है, परागकोश होते हैं और इसमें इसकी परागकोश की जो इसमें बाह्य त्वचा होती है, इसकी परागकोश के 3 परत होती है, एंडोथीसियम, मध्य परत और टेपिटम। जो परागकोश की जो आंतरिक परत होती है जो परागकण के जस्ट पास में होती है उसे टेपिटम कहते हैं। हम देखते हैं परागकण क्या होते हैं। यह नर युग्मकोद्भिद का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी भारी कठोर परत बाह्यचोल एक्सोन कहलाती है और जो स्पोरोपोलिन नामक अत्यधिक प्रतिरोधी कार्बन पदार्थ से बनी हुई होती है। इसकी जो परत होती है वो बहुत कठोर होती है, जो किसकी बनी हुई होती है, स्पोरोपोलिन की। किसकी बनी हुई होती है, स्पोरोपोलिन की बनी हुई होती है। अत्यधिक प्रतिरोधी कार्बन पदार्थ से बनी हुई होती है। यह उच्च ताप और अम्लों को सह सकती है। मतलब ये जो स्पोरोपोलिन नामक जो कठोर परत होती है बाह्यचोल, ये वाली बाह्य त्वचा जो होती है ना, ये स्पोरोपोलिन की बनी हुई होती है और ये जो तापमान और अम्लों को सह सकती है। और इसके आंतरिक परत को अंतःचोल कहते हैं जो सेलुलोज की बनी हुई होती है, सेलुलोज और पैक्टिन की बनी हुई होती है। अब देखते हैं परागकोश की भित्ति परत। जो परागकोश की जो भित्ति परत होती है वो 3 परतों से मिलकर बनी हुई होती है बाह्य त्वचा। पहली परत को क्या कहते हैं, एंडोथीसियम।
वाली को मध्य परत कहते हैं और जो सबसे आंतरिक परत होती है उसे टेपिटम कहते हैं। सबसे भीतरी वाली परत को टेपिटम कहते हैं, जिसका मुख्य कार्य क्या होता है, विकासशील परागकणों को पोषण प्रदान करना। ये जो टेपिटम की परत होती है इसका मुख्य कार्य होता है कि जो परागकण होते हैं उनको पोषण प्रदान करती है ये टेपिटम परत। अब देखते हैं कि गुरु बीजाणु जनन क्या होता है। ये वाली जो संरचना है इसे गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। गुरु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। इसमें से 3 नष्ट हो जाती है, ये जो 3 होती है नष्ट हो जाती है और केवल एक कार्यशील गुरु बीजाणु मादा कोशिका गुरु बीजाणु मादा कोशिकोद्भिद भ्रूणपोष बनाता है। ये एक गुरु बीजाणु मादा युग्मोद्भिद बनाता है। इसके एक बीजाणु का इसे एक बीजाणु विकास कहते हैं। ये जो गुरु बीजाणु जनन है इसको एक बीजाणु विकास कहते हैं। अब हम देखते हैं कि परिपक्व भ्रूणकोष क्या होता है। एक विशिष्ट आवर्त बीजी भ्रूणकोष परिपक्व होने पर इसमें कितने केंद्रक होते हैं, 8 केंद्रक व 7 कोशिकाएं होती है। इसमें बीजांडधारी सिरे पर अंड उपकरण 2 सहायक कोशिकाएं तथा 1 अंड कोशिकाएं होती है। निभगीय छोर पर 3 प्रतिव्यास कोशिकाएं और मध्य में 1 वृहद केंद्रक कोशिकाएं जो ध्रुवीय केंद्रक युक्त होती है। अब हम देखते हैं कि परागकण क्या होते हैं। परागकण कृत्रिम संकीकरण को देखते हैं। परागकणों का परागकोश से स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण क्या कहलाता है, परागकण कहलाता है। परागकणों का परागकोश से स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण परागकण कहलाता है। और इसमें हम देखते हैं जो परागकण जो होते हैं वो कितने प्रकार से स्वयुग्मनज क्या होता है। एक ही पुष्प के परागकोश से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक परागकणों का पहुंचना, मतलब ये एक पुष्प है, इसके परागकणों का उसी पुष्प के इसमें ये जो परागकण होते हैं और ये जो फूल होता है उसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के परागकोश के वर्तिकाग्र तक जो पहुंचते हैं उसे स्वयुग्मन कहते हैं, जिसे ऑटोगेमी भी कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ऑटोगेमी। सजात पुष्पी जिट्नोगेमी किसे कहते हैं। ये एक ही पौधे के एक पुष्प से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक, मतलब ये एक पौधा है, इसके यहाँ पे दूसरा पुष्प है, इस पुष्प के वर्तिकाग्र तक जो परागकण पहुँचते हैं, परागकणों को पहुँचना क्या कहलाता है, सजात पुष्पी। परनिषेचन एक्सोनोगेमी, एक पौधे के परागकोश से दूसरे भिन्न, मतलब पौधे के वर्तिकाग्र तक परागकण केवल इसी में आनुवंशिक भिन्नता आती है। मतलब कि ये एक पुष्प है, इसका किसी दूसरे पुष्प के पौधे के वर्तिकाग्र फूल के वर्तिकाग्र तक परागकणों को पहुंचना क्या कहलाता है, परनिषेचन कहलाता है। मतलब कि दूसरे पे परागकणों का पहुंचना परनिषेचन कहलाता है, जिसे एक्सोगेमी कहते हैं। विपुंसन क्या होता है, विपुंसन और बैगिंग किसे कहते हैं। ये देखो, ये वाली जो वो हो रही है इससे विपुंसन कहते हैं, इससे बैगिंग कहते हैं। मतलब इसमें कृत्रिम संकीकरण में द्विलिंगी पुष्प के परागकोशों को कालिक अवस्था में ही चिमटे से हटा देना विपुंसक कहलाता है। इसके बाद वर्तिकाग्र को अवांछित परागकणों से बचाने के लिए बटर पेपर की थैली से ढकना क्या कहलाता है। इसको यहाँ से इसके जो ये परागकण होते हैं इसको यहाँ से काट दिया जाता है और फिर इसको काटने की जो प्रक्रिया होती है इसे तो विपुंसन कहते हैं। और फिर इस पुष्प को
एक बटर पेपर की थैली से ढक दिया जाए, इस प्रकार ढक दिया जाता है, तो इस वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बैगिंग कहते हैं। अब हम देखते हैं कि दोहरा निषेचन क्या होता है। परागनलिका सहायक कोशिका में दो नर युग्मक मुक्त करती है। पहला तो युग्मक संलयन, दूसरा होता है त्रिसंलयन। हम पहले देख लेते हैं कि युग्मक संलयन क्या होता है। पहला नर युग्मक अंड कोशिका के साथ संलयन करके द्विगुणित युग्मनज मतलब कि जाइगोट यानी कि 2n बनाता है, जिससे भ्रूण बनता है। उससे क्या कहते हैं, युग्मक संलयन कहते हैं। त्रिसंलयन किसे कहते हैं, दूसरा नर युग्मक केंद्रकीय कोशिका के दो ध्रुवीय केंद्रकों के साथ मिलकर त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक यानी कि PEN 3n बनाता है। चूंकि एक ही भ्रूणकोश में दो प्रकार का संलयन युग्मक संलयन तथा त्रिसंलयन होता है, इसे दोहरा निषेचन कहते हैं, जो पुष्पीय पादपों की विशिष्ट घटना है। दोहरा निषेचन क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, युग्मनज में जो भ्रूणपोष में जो संलयन होता है उसमें युग्मनज संलयन तथा त्रिसंलयन दोनों होते हैं, उसे दोहरा निषेचन कहते हैं। अब देखते हैं निषेचन की बाद की घटनाएं, मतलब कि निषेचन पश्च घटनाएं। भ्रूणपोष यह त्रिसंलयन से बनता है और इसका मुख्य कार्य विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान करना होता है। कच्चे नारियल का पानी मुक्त केंद्र के भ्रूणपोष कहलाता है। जो नारियल हम पीते हैं ना, उसमें जो वो वाइट पानी होता है उसे क्या कहते हैं, भ्रूणपोष कहते हैं, जो कि विकासशील भ्रूण को, ये जो इसमें फिर वो वाइट वाला पोर्शन होता है ना, बीज, उसे बीज जो होता है ना, वो वाइट वाला पोर्शन होता है, उस बीज को ना पोषण देता है। भ्रूण क्या होता है, युग्मनज से विकसित होता है। घास एक बीजपत्री घास परिवार में बीजपत्र को स्कुटलम कहते हैं। बीज और फल का विकास, बीजांड परिपक्व होकर बीज बनाता है और अंडाशय फल भित्ति में बदल जाता है। आभासी फल किसे कहते हैं, आभासी फल के एग्जाम्पल्स होते हैं सेब, स्ट्रॉबेरी, अखरोट जैसे फलों को अंडाशय के साथ साथ पुष्पासन भी फल बनाने में भाग लेता है। इनका जो पुष्पासन होता है ना, ये पुष्पासन ये भी फल बनाने में भाग लेता है। इसे आभासी फल कहते हैं, यानी कि फॉल्स फल कहते हैं। अनिषेक जनित फल किसे कहते हैं, वे फल जो बिना निषेचन के विकसित होते हैं, जैसे कि केला, ये बीज रहित होते हैं, केले में बीज नहीं पाया जाता। ये बिना निषेचन के बनते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, अनिषेक जनित फल कहते हैं। असंजनन एवं बहुभ्रूणता। असंजनन बिना निषेचन के बीज पैदा करने की प्रक्रिया को असंजनन कहते हैं। उदाहरण के लिए स्टेरेसिया और घास कुल यह अलैंगिक प्रजनन है जो लैंगिक जनन की नकल करता है। बहुभ्रूणता एक ही बीज में एक से अधिक भ्रूण की उपस्थिति को बहुभ्रूणता कहते हैं। उदाहरण नींबू, संतरा, आम। अब हम इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बहुविकल्पी प्रश्न, जो MCQs होते हैं वो देखते हैं। विकासशील परागकणों को पोषण प्रदान करने वाली जो संरचना होती है उसे क्या कहते हैं, उससे टेपिटम कहते हैं। टेपिटम जो होती है वो विकासशील परागकणों को क्या करती है, पोषण प्रदान करती है। सूत्रगुणिता के आधार पर गुरु बीजाणुजन होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, ये अगुणित होते हैं। सूत्रगुणिता के आधार पर गुरु बीजाणु क्या होते हैं, अगुणित होते हैं। निम्न में से कौन सा पुष्प वायु परागित होता है, इसमें गेहूं का जो पुष्प होता है
वे वायु परागित होता है। क्या है इसमें? वायु परागित पुष्प कौन सा है? गेहूं। आगे देखते हैं। बहुपूर्णता के खोजकर्ता कौन है? बहुपूर्णता के खोजकर्ता ल्यूवेनहॉक है, जिन्होंने बहुपूर्णता की खोज करी थी। हम देखते हैं कि गैर एल्ब्यूमिनस मतलब कि अभ्रूणपोषी जो बीज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं मक्का व मटर जो होते हैं वह अभ्रूणपोषी बीज होते हैं। आगे हम देखते हैं आभासी फल का उदाहरण कौन सा है? आभासी फल है वो है नारियल। इसमें से असुमेलित जोड़े को पहचानिए। असुमेलित जोड़ा कौन सा है? लघु बीजाणुधानी पराकोशी से यह गुरु बीजाणुधानी बीजांड का युतक समिति है और इसमें ये गलत है। परागकण नर युग्मक। निम्न में से कौन सा पादप जल परागित पादप नहीं है? नहीं है। देखिए साथियों, इसमें क्या पूछ रहा है कि जल परागित पादप नहीं है। कौन सा नहीं है? कैनाबिस जो पादप है वो जल परागित पादप नहीं है। परागकण की खालिस्तान विभाजित होकर दो युग्मकों का निर्माण करती है, जिसे क्या कहते हैं? जनन कोशिका कहते हैं। इसमें है कि 64 परागकणों के निर्माण हेतु कितनी लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन में भाग लेती है? इसमें जो मात्र कोशिकाएं होती है वो अर्धसूत्री विभाजन में 16 मात्र कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन में भाग लेती है। भ्रूणपोषी बीज में पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं भ्रूणपोषी बीज में? अरंडी में पाया जाता है रीनस क्यूमेनस, जो में वियम। ये उपयुक्त सभी। इसमें कौन सा आंसर सही है? उपयुक्त सभी। यदि किसी आवर्त बीजी पादप के भ्रूणपोष कोशिका में 24 गुणसूत्र होते हैं तो उसी पादप की मूल की प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? इसमें गुणसूत्रों की संख्या होती है 16। एक सेकेंड रुकना बच्चों। स्थायी बीजांड का ऊतक में उपस्थित होता है। क्या होता है? भ्रूणपोष व काली मिर्च। किस में उपस्थित होता है? भ्रूणपोष व काली मिर्च। इसका हो गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा है बहुपूर्णता सामान्यतः पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? सिट्रस यानी कि संतरे में। संतरे में क्या पाई जाती है? बहुपूर्णता देखने को मिलती है। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। निषेचन के पश्चात बीजांड। हम देखते हैं कि निषेचन के पश्चात बीजांड से किसका निर्माण होता है? बीज का निर्माण होता है तथा अंडाशय से किसका निर्माण होता है? फल का निर्माण होता है। फल। एक सेकेंड। फल का निर्माण होता है। आगे हम देखते हैं भ्रूणकोश में स्थित 7 कोशिकाओं में से
एक तो अंडकोश होता है, व 2 सहायक कोशिकाएं होती है। एक अंडकोश, 2 सहायक कोशिकाएं। अगला देखते हैं, खालिस्तान में विकासशील भ्रूण हेतु पर्याप्त पोषक तत्व एवं पोषण उपलब्ध रहता है। मतलब कि भ्रूणपोष में विकासशील भ्रूण हेतु पर्याप्त पोषक तत्व एवं पोषण उपलब्ध रहता है। परागकण वर्तिकाग्र पर अंकुरित होकर एक अथवा अधिक परागनलिका बनाते हैं। एक कच्चे नारियल में उपस्थित पानी को क्या कहते हैं? जलीय पादपों व हायसिंथेस व वाटर लिली में परागकण कीटों व वायु द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कीटों व वायु द्वारा होता है। आगे देखते हैं, परागकण की बाह्य भित्ति में स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ पाया जाता है जो जैव अपघटनीय व अत्यधिक प्रतिरोधी होता है। आगे का क्वेश्चन हमारा है, एक परिपक्व नर युग्मोद्भिद में 3 यानी कि 3N केंद्रक उपस्थित होते हैं। 3 केंद्रक उपस्थित होते हैं। गुणसूत्रों की संख्या सूत्र गुणिता के आधार पर आवर्त बीजी भ्रूणपोष त्रिगुणित 3N तथा 2N होता है, अगुणित होता है। लघु बीजाणुधानी की सबसे आंतरिक परत को क्या कहते हैं? टेपिटम कहते हैं। टेपिटम कहते हैं। क्या कहते हैं? टेपिटम कहते हैं। बिना निषेचन क्रिया के फल का निर्माण क्या कहलाता है? अनिषेक फल। अनिषेक फल कहलाता है। सेब क्या है? एक आभासी फल है। आभासी फल है। परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है? वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहता है? परागण कहलाता है। क्या कहलाता है? परागण। आगे हम देखते हैं, अनिषेक फलन से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। बिना निषेचन क्रिया के अंडाशय का फल में परिवर्धन होना क्या कहलाता है? अनिषेक फलन कहलाता है। और अगला क्वेश्चन है, बोरावस्त्रीकरण से आप क्या समझते हैं? बोरावस्त्रीकरण से क्या तात्पर्य है? कृत्रिम संकरण परागकण हेतु विपुंसित पुष्पों को उचित आकार की थैली से ढकने की क्रिया को क्या कहते हैं? बोरावस्त्रीकरण कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऐसे 2 पादपों के उदाहरण दीजिए जिनके अंडाशय में केवल एक ही बीजांड होता है। पहला तो है गेहूं और दूसरा है आम। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवियम। और आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? मैंजिफेरा इंडिका। उस कोशिका का नाम बताइए जिसके द्वारा नारियल में भ्रूणपोष का विकास होता है। पहली प्राथमिक भ्रूण कोशिका 3N नारियल में केंद्र के भ्रूणपोष द्वारा पाया जाता है। हर्कोगेमी से क्या अभिप्राय है? तो हर्कोगेमी किसे कहते हैं? परागकण दर्शाने वाले पादपों में पाए जाने वाला एक अनुकूलन जिसके अंतर्गत पुंमंग तथा जायांग के मध्य विशिष्ट प्राकृतिक संरचनात्मक अवरोध पाया जाता है, जैसे कि आक का जो पौधा होता है उसमें परागकण पोलिनिया के रूप में पाए जाते हैं। परागकोशों के स्फुटन हेतु लघु बीजाणुधानी की भित्ति का कौन सा स्तर उत्तरदायी होता है? जो एंडोथेलियम होता है वो क्या होता है? लघु बीजाणुधानी की भित्ति के लिए, परागकोशों के स्फुटन के लिए उत्तरदायी होता है। अनिषेक जनन से आप क्या
क्या अभिप्राय है? अनिषेचित अंड कोशिका द्वारा भ्रूण का विकास अनिषेक जनन कहलाता है। अनिषेक जनन द्वारा अगुणित संतति उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, युग्मन एवं सजातीय पुष्पीय परागण को परिभाषित करो। स्वयुग्मन क्या होता है? पादप पर स्थित किसी पुष्प के परागकणों का उसी पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचना स्वयुग्मन कहलाता है। सजातीय पुष्पीय परागकण किसे कहते हैं? पादप पर स्थित किसी पुष्प के परागकणों का उसी पादप पर स्थित किसी अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है? सजात पुष्पीय परागण कहलाता है। उपरोक्त दोनों विक्रियाएं स्वपरागण को निरूपित करती है। लघु बीजाणुधानी की पोषक परत के प्रकार व कार्य लिखिए। जो लघु बीजाणुधानी होती है उसमें जो एक पोषक परत होती है जिसे क्या कहते हैं? टेपिटम कहते हैं। क्या कहते हैं? टेपिटम। उसके कार्य और उसके प्रकार लिखिए। लघु बीजाणुधानी की पोषक परत का कार्य करती है टेपिटम। टेपिटम परत जो होती है वो लघु बीजाणुधानी के पोषण परत का कार्य करती है। टेपिटम के कितने प्रकार होते हैं? टेपिटम 2 प्रकार की होती है, अमीबीय टेपिटम, स्रावी टेपिटम। अमीबीय टेपिटम का उदाहरण है टाइफा। और स्रावी टेपिटम क्या होता है? अधिकांश आवर्तबीजी पादपों में पाया जाता है स्रावी टेपिटम। इसके क्या कार्य होते हैं? टेपिटम की कोशिकाएं आकार में बड़ी होती है, सुस्पष्ट केंद्रक युक्त सघन जीव द्रव्य वाली होती है, जिसमें पर्याप्त संचित भोज्य पदार्थ होते हैं जो विकासशील परागणों को क्या करते हैं? पोषण प्रदान करने का काम करती है। द्विनिषेचन त्रिशल्यन को समझाइए। त्रिशल्यन क्या होता है? पराग नलिका द्वारा भ्रूणपोष में 2 अगुणित व अचल नर युग्मक स्थानांतरित किए जाते हैं। एक नर युग्मक केंद्रीय कोशिका में उपस्थित द्वितीय केंद्रक के साथ, जबकि दूसरा नर युग्मक अंड कोशिका के साथ संलयित होता है। परिणाम स्वरूप त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक व द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। फ्लोरिकल्चर क्या है? ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक प्रारूपी पुंकेसर का नामांकित चित्र भी बनाना पड़ेगा। फ्लोरिकल्चर क्या होता है? बागवानी विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत फूलों वाले एक सजावटी पौधे की खेती की जाती है। उसे क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर कहते हैं। और प्रारूपी पुंकेसर का ड्राइंग ऐसे बनाना है। इसमें हमें परागकोश, ये जो होता है ये परागकोश होते हैं, और ये जो होता है इसे पूतंतु कहते हैं यानी कि तंतु कहते हैं, और ये जो होता है इसे योजी यानी कि परागकोश कहते हैं। और ये जो होते हैं ये परागकण की संरचना है। इसमें परागपुट होता है और पोलन सेक होते हैं, और ये क्या होते हैं? ये वाली चीज क्या होती है? परागकण होती है। अब हम हमारे कुछ बड़े क्वेश्चन देख लेते हैं। निषेचन पूर्व घटनाओं को सुशोभित कीजिए। एक पोलोगेमी भ्रूणपोष की संरचना का नामांकित चित्र भी बनाना पड़ेगा। निषेचन से पूर्व घटनाएं: लघु बीजाणुधानी नर युग्मकोद्भिद का विकास, गृह बीजाणु जनन, मादा युग्मकोद्भिद का विकास, परागण परागकोशों के स्फुटन के पश्चात। सबसे पहले हम देखते हैं कि लघु बीजाणु जन्म होता है। लघु बीजाणुधानी में स्थित लघु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित लघु बीजाणुओं का निर्माण करती है, जो आगे जाकर परागकणों में परिवर्तित हो जाता है। नर युग्मकोद्भिद का विकास: परागकणों में स्थित अगुणित केंद्रक क्रमिक विभाजन सूत्री के फलस्वरूप परिपक्व नर युग्मकोद्भिद का विकास होता है, जिससे 2 नर युग्मक होते हैं। तीसरी घटना है गृह बीजाणु जनन। गृह बीजाणुधानी बीजांड में गृह बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 अगुणित गृह बीजाणुओं का निर्माण करती है,
चौथी घटना है मादा युग्मोद्भिद का विकास। एक बीजाणुक परिवर्ध के अंतर्गत एक गुरु बीजाणु क्रमिक 3 सूत्री विभाजनों के फलस्वरूप 7 कोशिकीय तथा 8 केंद्रकीय भ्रूणकोश मादा युग्मोद्भिद पॉलीगोनम प्रकार का निर्माण करता है। परागण परागकोशों के स्फुटन के पश्चात मुख्य परागण अजैविक वायु, जल अथवा जैविक कीट, पक्षी, चमगादड़, घोंघा कारकों द्वारा संगत पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, जिसे क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। परागकण का अंकुरण। छठी घटना कौन सी होती है? परागकण का अंकुरण। परागण स्त्री केसर संकर्षण के फलस्वरूप सुसंगठित परागकण अंकुरित होकर परागनलिका का निर्माण करते हैं, जो दोनों नर युग्मकों को निषेचन हेतु भ्रूणकोश तक पहुंचाती है। अगला क्वेश्चन है, परागकण को परिभाषित कीजिए। परागकण का महत्व लिखिए। परागण परिपक्व परागकोशों के स्फुटन के फलस्वरूप मुक्त परागकणों का पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। महत्व, इसके महत्व है निषेचन क्रिया के लिए अति आवश्यक होता है। परागण के पश्चात ही निषेचन होता है, जिससे भ्रूणकोश, बीज आदि का निर्माण होता है। फल निर्माण की क्रिया भी परागण के परिणाम स्वरूप ही होती है। इस प्रकार परागण द्वारा ही विशेष पादप जाति अपना अस्तित्व बनाए रख पाती है, अर्थात परागण पादपों में वृद्धि एवं परिवर्ध हेतु अति महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। द्विलिंगी पुष्प के आवश्यक व सहायक चक्रों को चित्र द्वारा दर्शाइए। ये है प्रारूपी द्विलिंगी पुष्प के चक्र। आवश्यक पुमंग, इसमें आवश्यक चीज़ें क्या कहती है? पुमंग, जायांग और सहायक बाह्य दल तब दलपुंज होता है। इसमें हम देखते हैं कि ये जो पुष्प है, इसमें इस वाले पोर्शन को क्या कहते हैं? पुष्पवृंत कहते हैं। और ये जो होता है, इसे पुष्पासन कहते हैं। ये बीजांड होता है और ये अंडाशय होता है। ये जो पंखुड़ियाँ होती है, इनको बाह्य दल कहते हैं। और पंखुड़ी के जो अंदर होता है, इस पूरे को क्या कहते हैं? इस पूरी पंखुड़ी को कहते हैं बाह्य दलपुंज। और ये दलपुंज होता है। ये जो पुष्प होता है, इसमें पुष्प की पंखुड़ियाँ आती है, इसको दलपुंज कहते हैं। और इसमें ये वाला पोर्शन जो होता है, मादा जननांग जिसे कहते हैं, इसे कहते हैं जायांग। और ये वाले जो पोर्शन होते हैं, इसे क्या कहते हैं? नर जननांग, जिसे पुमंग कहते हैं। तो हम देखते हैं कि मादा जननांग जो होते हैं, इसमें ये अंडाशय हो गया, बीजांड हो गया, और इसे कहते हैं वर्तिकाग्र। ये लंबी प्रवर्ध संरचना होती है, इसे वर्तिका कहते हैं। और यहाँ से वर्तिकाग्र होता है, ये वर्तिकाग्र है। और ये जो नर जननांग है, इसमें ये वाला पोर्शन क्या है? ये वाला पोर्शन, एक सेकंड हम दोबारा देख लेते हैं। ये जो होता है, इसे क्या कहते हैं? इसे तंतु कहते हैं, पूतंतु। और ये जो होते हैं, इसे परागकोश कहते हैं। अब हम हमारे इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक और देखेंगे, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और अक्सर एग्ज़ाम में पूछा भी गया है, जो टेपिटम के बारे में पूछा जाता है कि टेपिटम क्या है। टेपिटम जो होती है, वो परागकोशों की आंतरिक दीवार होती है। सबसे आंतरिक दीवार होती है, सबसे आंतरिक दीवार होती है, मतलब अंतिम जो आंतरिक होती है। और परागकण होते हैं ना, उनकी जस्ट पास वाली जो दीवार होती है, वो टेपिटम होती है। और ये क्या काम करती है? ये एक काम करती है, परागकणों को
परागकणों को पोषण देती है और सहायता प्रदान करती है। जो पदार्थ होते हैं ना उसके एंजाइम के निर्माण में, परागकणों की जो बाहरी परत होती है ना उसके एंजाइम के निर्माण में जो सहायक पदार्थ होते हैं ना उनको पोषण प्रदान करती है। सहायक पदार्थों को पोषण देती है। अब सेकंड चैप्टर देखते हैं कि मानव जनन क्या होता है। सबसे पहले पुरुष जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। वृषण कोश क्या होता है। वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं, जो वृषणों के तापमान को शरीर के तापमान से 2.2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रखता है। यह तापमान शुक्राणु जनन के लिए अति आवश्यक। ये जो होता है इससे वृषण कोश कहते हैं। और ये जो होता है ये मानव के जो शरीर होता है उसके बाहर होते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, वृषण होते हैं। इन वृषण कोश के अंदर वृषण होते हैं और जिन वृषणों के अंदर जो शुक्राणु होते हैं उनको बनने के लिए कम तापमान की जरूरत होती है, इसलिए ये बॉडी के बाहर होते हैं। शुक्रजनन नलिका क्या होती है। प्रत्येक वृषण में स्थित इन नलिकाओं के भीतर भाग में 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है। शुक्रजनन जो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु बनाती है और सर्टोली कोशिकाएं जो शुक्राणु को पोषण प्रदान करती है। ये जो वृषण होते हैं ना इनके अंदर 2 नलिकाएं होती है। एक तो शुक्राणुजन नलिका होती है और दूसरी होती है सर्टोली कोशिकाएं, जो क्या करती है, शुक्राणु को पोषण प्रदान करती है। सर्टोली कोशिका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ही ज़रूरी है, अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है इसके बारे में। लीडिंग कोशिकाएं, ये शुक्राणु जनन, ये देखो ये क्या है, सर्टोली कोशिका। ये जो यहाँ पे है ये ऐसे बनी हुई होती है, पिरामिड शेप की होती है ऐसे। ये क्या करती है, इसमें जो ये शुक्राणु होते हैं ना उनको क्या करती है, पोषण प्रदान करती है। लीडिंग सेल्स, ये शुक्राणुजन, ये देखो यहाँ पे लीडिंग सेल्स भी होती है इसके अंदर। शुक्राणुजन नलिकाओं के बाहरी क्षेत्र आंतरिक अवकाश में पाई जाती है और पुंजन एंड्रोजन नामक वृषण हार्मोन का संश्लेषण व स्रावित करती है, जो क्या होते हैं, ये वृषण के अंदर होती है। लीडिंग सेल्स, वीर्य क्या होता है, शुक्राणु के साथ साथ शुक्राशय, पुष्ठस्थ, प्रोस्टेट और बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथियों के स्रावण से शुक्रिय प्लाज्मा होता है। ये एक शुक्रिय प्लाज्मा होता है जो शुक्राणु के साथ मिलकर आता है। शुक्राणु के साथ मिलकर वीर्य बनाते हैं, जिसमें क्या क्या होता है, फ्रक्टोज, कैल्शियम और एंजाइम से भरपूर होता है। ये जो वीर्य होता है इसमें 3 चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें पाई जाती है, जिसमें से सबसे ज़्यादा क्या है, फ्रक्टोज, कैल्शियम और एंजाइम से भरपूर होता है, इसे वीर्य कहते हैं। और ये शुक्राणु इसके अंदर मिलकर आते हैं। अब देख लेते हैं हम स्त्री जनन क्या होते हैं। स्त्री जनन अंग देखते हैं पहले। सबसे पहले ये क्या है, ये पूरा स्त्री जनन तंत्र है।
इसमें ये जो है ना, इसे फेलोपियन ट्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं? फेलोपियन ट्यूब। इसका एक क्वेश्चन आ सकता है अलग से, जिसमें ड्राइंग भी आ सकती है इस चित्र के बारे में। ये क्या है? फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब होती है जिसे अंडवाहिनी भी कहते हैं, डिंबवाहिनी भी कहते हैं। ये अंडाशय होते हैं जिसमें से एग निकलते हैं, और ये जो उंगली नुमा संरचना बनी हुई होती है इसे फिम्बरी कहते हैं। फिम्बरी कहते हैं। और इस जगह होता है, यहाँ पे क्या होता है, ये जो यहाँ से एक छोटी सी पतली कीपनुमा संरचना होती है, इसे तो इस जगह जो निषेचन होता है यहाँ पे एम्पुला कहते हैं इसे। ये दोनों ओवरीज होती है, और यहाँ पे जो होता है इसे यूट्रस कहते हैं जिसमें बच्चा बनता है, और इसे कहते हैं सर्विक्स, जहाँ से बच्चा बाहर आता है। और ये जो यूट्रस होता है इसकी 3 लेयर होती है। इसकी जो सबसे आंतरिक लेयर होती है जिसे परिगर्भाशय कहते हैं, उसकी भी 3 लेयर होती है। परिगर्भाशय, गर्भाशय पेशी स्तर और गर्भाशय अंतः स्तर होती है, 3 लेयर होती है। अब हम देखते हैं कि ओवरी क्या होती है। ओवरी है स्त्री का प्राथमिक लैंगिक अंग है जो अंडाणु और स्टेरॉयड हार्मोन उत्पन्न करता है। इसे ओवरी या अंडाशय कहते हैं। अंडवाहिनी फेलोपियन ट्यूब, इसके कीपक इनफंडिबुलम, मतलब कि यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन होता है इसे इनफंडिबुलम कहते हैं, के किनारे उंगली जैसी, ये जो जस्ट पास में अपनी यहाँ पे ये उंगली जैसी प्रवर्ध संरचनाएं होती है जिन्हें झालर या फिम्बरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? झालर या फिम्बरिया कहते हैं। ये देखो, दोबारा देख लेते हैं हम। ये जो उंगली जैसी संरचनाएं निकली हुई होती है इसे क्या कहते हैं? झालर या फिम्बरी। झालर या फिम्बरी कहते हैं, जो क्या करते हैं? अंडोत्सर्ग के दौरान उत्सर्जित अंडाणु को संग्रहित करने में सहायता होती है। यहाँ से जब एग निकलता है तो उसे अंदर फेलोपियन ट्यूब में ले जाने में फिम्बरी बहुत ही सहायता करती है। अब होता है गर्भाशय। इस चीज़ को क्या कहते हैं? गर्भाशय, यानी कि यूट्रस। यूट्रस कहते हैं इसको। यूट्रस क्या होता है? गर्भाशय की भित्ति 3 परतों वाली होती है। परिगर्भाशय सबसे बाहर की होती है, गर्भाशय पेशी स्तर जो अंदर की होती है, मध्य में होती है जो प्रसव के समय काफ़ी तेज संकुचन करती है। ये संकुचन में हेल्प करती है, मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है। और गर्भाशय की जो आंतरिक स्तर होता है उससे गर्भाशय अंतः स्तर या आंतरिक परत होती है, जिसमें क्या होता है? आवर्त चक्र के दौरान चक्रीय परिवर्तन होते हैं। जब आवर्त चक्र हमें स्टार्ट होता है, और जब ये आवर्त चक्र स्टार्ट होता है तो इसकी जो आंतरिक लेयर होती है ना, यही टूटती है, यही टूटकर बाहर आती है गर्भाशय की। अब हम देख लेते हैं युग्मक जनन क्या होता है। ये स्पर्म के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है, इसके बारे में पूछा भी जा सकता है। इसकी एक सचित्र वर्णन के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है। ये स्पर्म होता है, स्पर्म यानी कि शुक्राणु। शुक्राणु के 3 पार्ट होते हैं, पूंछ, मध्यखंड और शीर्ष। शीर्ष में क्या आता है? ये
इसे सीड्स कहते हैं। और सीड्स के क्या होते हैं, इसके पीछे जस्ट पीछे क्या होता है, अग्रपिंडक लगे हुए होते हैं। और यहाँ पे इस जगह क्या होता है, इसमें शुक्राणु में केंद्रक होता है। मध्य खंड में क्या होती है, सूत्रकणिकाएं पाई जाती है। और पीछे पूंछ जो होती है, पीछे वाला जो पोर्शन होता है, लास्ट पोर्शन, इसे पूंछ कहते हैं और इसे हेड कहते हैं। ये शुक्राणु। अब शुक्राणु की संरचना के बारे में देख लेते हैं। शुक्राणु के शीर्ष के अग्रभाग में एक टोपीनुमा संरचना होती है। ये जो कैप जैसी संरचना है ना, इसे अग्रपिंडक कहते हैं, जो अंडाणु के निषेचन में मदद करने वाली एंजाइमों से भरी होती है। इसके मध्य खंड में असंख्यक सूत्रकणिकाएं होती है जो शुक्राणु को तैरने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करती है। इसका ये जो मध्य का पार्ट होता है ना, इसको सूत्रकणिकाएं कहते हैं। और ये क्या काम करती है, शुक्राणु को तैरने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करती है। अब हम देखते हैं अंडजनन। अंडजनन की जो प्रक्रिया होती है, यानी कि oogenesis, ये जो होती है, ये प्रक्रिया भ्रूणीय अवस्था में ही शुरू हो जाती है। मतलब जब बेबी माँ के पेट में होता है तभी ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है। फिर वो बाद में रुक जाती है, जिसमें अर्धसूत्री विभाजन ही होता है, और ये रुक जाती है प्रक्रिया। और फिर उसके बाद में क्या होती है, जब आवर्त चक्र स्टार्ट होता है ना, उससे पहले जब बच्चा पैदा हो जाता है, उसके बाद ही ये फिर दोबारा से बनना स्टार्ट होती है। आगे की प्रोसेस इसमें चलती है। फिर उसके बाद जब बच्चा बेबी पैदा हो जाता है, माँ के पेट से बाहर आ जाता है, उसके बाद में बनते हैं प्राथमिक अंडक, फिर द्वितीयक अंडक, और फिर द्वितीयक अंडक से क्या होता है, अंडाणु का निर्माण होता है। अब देखते हैं आवर्त चक्र। आवर्त चक्र क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। LH सर्ज क्या होता है इसमें, आवर्त चक्र के मध्य लगभग 14वें दिन, मतलब कि 5 से जो 14 दिन का जो आवर्तकाल होता है ना, 14 दिन का जो आवर्तकाल होता है ना, उसमें उसके बाद का जो स्टेज होती है, उस टाइम जब FSH और LH का लेवल बढ़ा हुआ होता है, उस टाइम यहाँ पे जो क्रिया होती है उसे LH सर्ज कहते हैं। मतलब कि 15 से 28 वाला जो पीरियड स्टार्ट होने वाला होता है, उन दोनों के बीच के को LH सर्ज कहते हैं। इसमें क्या होता है, आवर्त चक्र के मध्य लगभग 14वें दिन, मतलब कि ये देखो यहाँ पे 14वें दिन, और इस टाइम पे यहाँ पे दोनों का लेवल बढ़ा हुआ होता है। LH और FSH हार्मोन उच्चतम स्तर पर होते हैं। LH का यह तीव्र स्राव LH सर्ज या ग्राफिक पुटिक को फटने और अंडाणु मोचित करने में, यानी कि निषेचन होने के लिए, अंडोत्सर्ग होने के लिए प्रेरित होते हैं ये दोनों। फिर उसके बाद अगर निषेचन नहीं हो पाया तो ये दोनों FSH और LH, इन दोनों की लेवल डाउन हो जाता है, मतलब कि ये हाई से निम्न स्तर पर आ जाते हैं। पीतपिंड, कार्पस लूटियम क्या होता है, इसे पीतपिंड कहते हैं। ये अंडोत्सर्ग के बाद बचा हुआ ग्राफिक पुटक पित्तपिंड होता है, पित्तपिंड बन जाता है। यह भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित करता है, जो गर्भाशय अंत स्तर, मतलब कि गर्भाशय की जो आंतरिक दीवार होती है, एंडोमेट्रियम को सहगर्भता के लिए बनाए रखने हेतु आवश्यक जिम्मेदार होता है। ये जो पित्तपिंड होता है तभी काम करता है जब सहगर्भता हो जाती है, मतलब कि निषेचन हो जाते हैं। निषेचन एवं लिंग निर्धारण।
निषेचन व लिंग निर्धारण कैसे किया जाता है? निषेचन का स्थान होता है शुक्राणु और अंडाणु का संलयन। निषेचन अंडवाहिनी के तुम्बिक या एम्पुला क्षेत्र में संपन्न होता है। निषेचन किस जगह होता है? इस जगह, मतलब यहाँ पे क्या होती है, डिम्बवा, वो इस जगह निषेचन होता है। एम्पुला या तुम्बिका, इस स्थान पर निषेचन किया जाता है। और अगर मतलब पहले इसमें क्वेश्चन आ जाए कि निषेचन कहाँ पे होता है? निषेचन होता है अंडवाहिनी में। अब इसमें भी पूछा जाए कि अंडवाहिनी में कहाँ पे होता है, तो अंडवाहिनी में होता है इस वाले पोर्शन पे, जिसे क्या कहते हैं, तुम्बिका या एम्पुला कहते हैं। तुम्बिका या एम्पुला कहते हैं। इधर से स्पर्म आएगा, सर्विक्स से स्पर्म आएगा यूट्रस में, और फिर इधर से एग निकलता है और यहाँ पे जाता है, इस जगह जाके निषेचन होता है। लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण क्या होता है? चूँकि स्त्री में XS और पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं, इसलिए शिशु का लिंग निर्धारण पिता के शुक्राणु यानी कि X या Y पर निर्भर करता है, न कि माता पर। ये जो होते हैं ये पुरुष गुणसूत्र होते हैं और ये स्त्री गुणसूत्र होते हैं। अब स्त्री जो होती है वो तो एक ही गुणसूत्र दे सकती है, X, है ना, और जो पुरुष होता है उसके पास दो गुणसूत्र होते हैं, X और Y। X का मतलब होता है लड़की और Y का मतलब होता है लड़का। तो जब XX होते हैं, मिलते हैं, तो पुत्री, मतलब पुत्री का जन्म होता है, और XY मिलते हैं तो पुत्र का जन्म होता है। तो ये डिपेंड करता है पुरुष पर, न कि माता पर। अब सहगर्भता व अपरा, प्रेगनेंसी और प्लेसेंटा क्या होता है? अंतर्रोपण। ये 6 से 16 कोशिकाओं वाले भ्रूण को तूतक या मोरुला कहते हैं, जो बाद में कोरक पुट्टी यानी कि ब्लास्टोसाइट में बन जाता है। कोरक पुट्टी का गर्भाशय अंतःस्तर से जुड़ना और स्थापित होना क्या कहलाता है? अंतर्रोपण कहलाता है। अंतर्रोपण इस जो 8 से 16 कोशिकाओं वाले भ्रूण की जो स्टेज होती है ना, उसे मोरुला कहते हैं, ये वाली। इसी जगह अंतर्रोपण होता है और यहाँ पे इस जगह भ्रूण का विकास होता है, एंडोमेट्रियम के आंतरिक लेयर में। अपरा के कार्य, यह भ्रूण को ऑक्सीजन व पोषण देती है और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालती है। यह एक आंतरिक स्रावी ग्रंथि का काम भी करती है, जो क्या करते हैं, HCG, LPG, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित करती है। ये 4 हार्मोन बनाती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद रख लेना, इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। HCG और LPG केवल सहगर्भता के दौरान ही उत्पन्न होते हैं, और जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होते हैं, ये दोनों गर्भ को बनाए रखने में काम करते हैं। प्रसव एवं दुग्ध स्राव क्या होता है? प्रसव, पूर्ण विकसित गर्भ और अपरा से उत्पन्न संकेत गर्भाशय में संकुचन पैदा करते हैं। गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त जो माता की पीयूष ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन हार्मोन के स्रावण को सक्रिय करते हैं। ऑक्सीटोसिन के कारण गर्भाशय में तीव्र संकुचन होता है, जिससे क्या होता है, शिशु जन्म लेता है। ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन होता है जो जब प्रसव के दौरान ये रिलीज होता है और क्या करता है, तीव्र संकुचन का काम करता है, गर्भाशय को संकुचन करने में हेल्प करता है, जिससे क्या होता है, शिशु को जन्म लेने में आसानी होती है। खीस क्या होता है? जिसे कोलेस्ट्रॉम भी कहते हैं। प्रसव के बाद आरंभिक कुछ दिनों तक निकलने वाले दूध को क्या कहते हैं? जो प्रारंभ में दूध निकलता है ना माता के शरीर से, स्तन से, उस दूध को क्या कहते हैं?
प्रथम स्तनीय या खीस कहते हैं। इसमें कई प्रकार के क्या होते हैं, प्रतिरक्षी होती है, एंटीबॉडीज होती है, जो नवजात शिशु में रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए क्या होती है, अत्यंत आवश्यक होती है। इसे खीस कहते हैं। अब क्वेश्चन देख लेते हैं हम इस चैप्टर के। प्रोजेस्टेरोन स्रावित किया जाता है, किससे किया जाता है, कार्पस लूटियम द्वारा प्रोजेस्टेरोन स्रावित किया जाता है। वह कोशिकीय परत जो मानव में बार बार अपहसित व पुनर्उत्पादित हो जाती है, वह कौन सी है, गर्भाशय की अंतःस्तर द्वार जो होती है ना, वो वापस बन जाती है जब आवर्त चक्र हमें स्टार्ट होता है, और जब उसके ख़त्म होने के बाद जो हमारा जो आवर्त चक्र जो साइकिल होता है, उसमें ये लेयर वापस बन जाती है। फिर वापस जब आवर्त चक्र स्टार्ट होता है तो ये फिर से टूट जाती है। अंडजनन क्रिया का प्रारंभ होता है, कब होता है, ये माँ के पेट में ही स्टार्ट हो जाता है। जब बेबी माँ के पेट में होता है तभी, मतलब कि भ्रूणीय परिवर्धन अवस्था के दौरान ये स्टेज स्टार्ट होती है। लघु भगोष्ठ के ऊपरी संयोजन स्थल के समीप एवं मूत्र छिद्र की ठीक ऊपर पाई जाने वाली जो एक छोटी उंगलीनुमा संरचना होती है, स्त्री जनन तंत्र होता है, उसमें जो मूत्र छिद्र होता है ना, उसके जस्ट पास में ऊपर एक ऐसी उंगलीनुमा एक संरचना पाई जाती है। उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं क्लिटोरिस। मानव जनन में प्रक्रियाओं के सही क्रम को चयन कीजिए। सबसे पहले हम देखते हैं क्या बनता है। सबसे पहले बनता है युग्मक जनन, तो बनता नहीं है, युग्मक संलयन होता है सबसे पहले, फिर युग्मनज बनता है। फिर ये तो गलत है, और इसको देखते हैं। पहले युग्मनज बनता है, फिर युग्मक जनन बनता है, फिर युग्मक संलयन होता है, फिर भ्रूणीय परिवर्तन होता है। ये हमारा आंसर सही है, और ये दोनों भी गलत है। इसमें पहले युग्मक संलयन बता रहे और फिर इसमें पहले ही भ्रूणीय परिवर्तन बता रहे, तो ये क्या है, गलत है। सबसे पहले क्या बनता है, युग्मनज, फिर युग्मक जनन, फिर युग्मकों का संलयन होता है, और फिर भ्रूणीय परिवर्तन होता है। निम्नलिखित में से कौन सी महिलाओं में बाध्यकरण की प्रक्रिया है, कौन सी है, ये शुक्र जनन होता है, ये तो पुरुषों में होता है शुक्र वाहक उच्छेदन भी, और ये नलिका उच्छेदन महिलाओं में बाध्यकरण की प्रक्रिया क्या है, इसका राइट आंसर है अंडजनन। इसमें देखते हैं लीडिंग कोशिकाओं द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा है। लीडिंग कोशिकाओं द्वारा स्रावित हार्मोन एंड्रोजन होता है। शुक्राणु जनन स्पर्मियोजेनेसिस प्रक्रिया क्या है, शुक्राणु जनन का शुक्राणु में रूपांतरण नहीं, प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाओं का निर्माण, ये बिल्कुल सही आंसर है। प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाओं का निर्माण, ये स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। नर जनन तंत्र से संबंधित नहीं है पूछा है इसने। वृषण नर जनन तंत्र में पाया जाता है, शिशन भी नर जनन तंत्र का ही पार्ट है, और शुक्राशय भी। इसमें भगशेफ जो होता है ये स्त्री जनन तंत्र का भाग होता है, तो इसमें नहीं है पूछा है। 4 शुक्राणु परशु कोशिकाओं से कितने शुक्राणु बनेंगे, 4 शुक्राणु परशु कोशिकाओं से शुक्राणु परशु कोशिकाओं से कितने शुक्राणु बनेंगे, 4 ही बनेंगे। कितने बनेंगे, 4।
मानव के शुक्राणु में अलिंग सूत्र कितने होते हैं? अलिंग गुणसूत्र कितने होते हैं? 22 जोड़े। कितने होते हैं? 22। शुक्राणु एवं अंडाणु का संलयन होता है, कहाँ पे होता है? शुक्राणु में अंडाणु का संलयन मैंने आपको बताया था कि जो फैलोपियन ट्यूब होती है उसके अंदर शुक्राणु और अंडाणु का संलयन होता है, मतलब कि निषेचन होता है। और पूछा जाए कि उसमें भी कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में भी तो बताया था मैंने, एम्पुला के अंदर। एम्पुला के अंदर होता है। शुक्राणु जनन नलिका में पोषण कोशिकाएं पाई जाती है। कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है? पोषण वाली कोशिकाओं को क्या कहते हैं? सर्टोली कोशिकाएं। जो होती है वो क्या करती है? जो शुक्राणु होते हैं उनको पोषण प्रदान करती है। इन्हें अगला क्वेश्चन है, वृषण कोश में तापमान शरीर के ताप से कितना कम होना चाहिए? तो इसमें सही आंसर है 2 डिग्री सेल्सियस। मतलब हमारे शरीर का 37 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है, तो उससे 2 डिग्री कम यानी कि 35 डिग्री सेल्सियस शुक्राणु को बनने में क्या चाहिए? तापमान की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए ये क्या होते हैं? वृषण कोश जो होते हैं, वृषण कोश के अंदर वृषण होते हैं, और ये वृषण कोश कहाँ पे होते हैं? शरीर के बाहर होते हैं। मादा बाह्य जननांगों के भाग कौन कौन से हैं? अंडाशय है, स्तन ग्रंथियाँ नहीं है, मॉन्स प्यूबिस है, क्लिटोरिस है। तो इसमें हमारा कौन कौन सा सही है? फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ। तो ये किस किस में है? मॉन्स प्यूबिस नहीं होते, बाह्य जननांग पूछ रहे हैं। ये अंडाशय भी नहीं होता, सॉरी गलत हो गया। बाह्य जननांग कौन कौन से हैं? मॉन्स प्यूबिस, लेबिया माइनोरा और क्लिटोरिस। तीसरा, चौथा और पांचवा, ये वाला हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। बाह्य जननांग पूछा है साथियों। अब इसमें है कि रजोनिवृत्ति पश्चात मूत्र में निर्मित हार्मोन की निष्कासित मात्रा बढ़ जाती है। कौन से हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है? FSH की। जब आवर्त चक्र खत्म हो जाता है, मतलब बंद हो जाता है, खत्म होने के बाद जो FSH हार्मोन होता है उसका लेवल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। मादा में रजोनिवृत्ति की आयु कितनी होती है? मतलब समाप्त होने की जो लगभग आयु मानी गई है वो 50 वर्ष मानी गई है। युग्मनज में सूत्री विभाजनों के फलस्वरूप निर्मित होने वाली 8 से 16 कोशिकाएं जो ठोस संगलित होती है उन्हें क्या कहते हैं? मोरूला कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मोरूला। शुक्राणु का वह भाग जो अंडाणु को भेदने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो क्या कहलाता है? उसे क्या कहते हैं? एक्रोसोम। जो ऊपर वाला पार्ट होता है जिसे हेड कहते हैं, उस जगह इसे कहते हैं एक्रोसोम। ये क्या काम करता है? अंडाणु को भेदने का काम करता है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अप्रा प्लेसेंटा द्वारा स्रावित नहीं किया जाता है? प्रोलैक्टिन, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। कौन सा हार्मोन स्रावित नहीं किया जाता? इसमें प्रोलैक्टिन हार्मोन स्रावित नहीं किया जाता, ये वाला किया जाता है। और ये एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन किया जाता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन नहीं किया जाता है। साथियों इसमें नहीं पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं हमारा,
भ्रूण की प्रथम गतिशीलता व उसके सिर पर बाल गर्भावस्था के कौन से माह में देखी जाती है? कौन से माह में देखी जाती है? इसमें 5वें महीने में देखी जाती है। HCG, LPG व रिलेक्शन मादा में उत्पन्न कब होते हैं? कब उत्पन्न होते हैं? केवल सहगर्भता के दौरान। सहगर्भता के दौरान ये तीनों हार्मोन क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं। भ्रूण को अपरा से जोड़ने वाली संरचना कौन सी है, जिसे क्या कहते हैं? गर्भनाल। जिसे गर्भनाल कहते हैं, वो क्या करती है? भ्रूण को अपरा से जोड़ने का काम करती है। एक नली जैसी संरचना होती है, वो क्या करती है? भ्रूण को अपरा प्लेसेंटा जो होता है ना, जिसमें भ्रूण होता है, उससे जोड़ने का काम करती है। अब हम रिक्त स्थान देख लेते हैं। 8 से 16 कोरक खंडों वाले भ्रूण को क्या कहते हैं? मैंने बताया था, उसको मोरूला कहते हैं। मोरूला या तूतक भी कहते हैं। मोरूला या तूतक कहते हैं। लीडिंग कोशिकाओं पर कौन सा हार्मोन कार्य करता है जो एंड्रोजन के संश्लेषण और स्रावित को उद्दीपित करता है? कौन सा हार्मोन करता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एक सेकेंड हम इधर लिख देते हैं। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है? एंड्रोजन के संश्लेषण व स्रावण को उद्दीपित करता है। एक परिपक्व पुटिका से अंडाणु के मोचित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अंडोत्सर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडोत्सर्ग कहते हैं। मानव में गर्भाशय की आकृति क्या होती है? मैंने आपको बताया था, मानव में गर्भाशय की आकृति उल्टे नासपति के आकार की। उल्टे नासपति के आकार की होती है। मासिक धर्म चक्र के दौरान गर्भाशय के कौन से स्तर में क्रमिक परिवर्तन होता है? एंडोमेट्रियम में। कौन सी लेयर में? एंडोमेट्रियम में क्या होता है? क्रमिक परिवर्तन होते हैं, परिवर्तन देखने को मिलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सी कोशिकाएं विकासशील शुक्राणु को पोषण प्रदान करती है? तो कौन सी कोशिकाएं करती है? सर्टोली कोशिकाएं। शुक्राणु को पोषण प्रदान कौन करती है? सर्टोली कोशिकाएं करती है। हार्मोन, कौन सा हार्मोन गर्भाशयी संकुचन को प्रेरित करता है? तो कौन सा हार्मोन करता है? ऑक्सीटोसिन। मैंने बताया था, ऑक्सीटोसिन जो होता है वो उसी टाइम प्रसव के दौरान क्या करता है? गर्भाशय में कॉन्ट्रैक्शन मतलब कि संकुचन का काम करता है। परिपक्व मादा युग्मक अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अंडजनन कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडजनन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? अंडजनन कहते हैं। परिपक्व मादा युग्मक अंडक के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? अंडजनन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, शुक्राणु शीर्ष के अग्रभाग में स्थित एक्रोसोम का निर्माण क्या कौन करता है? गोल्जी कोशिकांग द्वारा किया जाता है।
कौन सी कोशिकाओं द्वारा किया जाता है? गोल्जी का कोशिकाओं द्वारा किया जाता है। शुक्राशय तरल में प्रोस्टाग्लैंडिन्स, स्कंदन और प्रोटीन व एक चीज़ और बताई थी मैंने आपको, क्या होता है? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज होता है। मादा मानव में प्रथम बार ऋतुस्राव होता है, उसे क्या कहते हैं? होने को क्या कहते हैं? प्रथम बार जो ऋतुस्राव मतलब कि आवर्त चक्र, ऋतुस्राव का मतलब होता है आवर्त चक्र। आवर्त चक्र होता है, उसे क्या कहते हैं? रजो दर्शन। पहली बार स्टार्ट होता है, उसे क्या कहते हैं? रजो दर्शन कहते हैं। अंडोत्सर्ग के दौरान LH व कौन से हार्मोन का? FSH। FSH हार्मोन का स्तर अधिकतम होता है LH अंडोत्सर्ग के दौरान। मैंने बताया था आपको कि अंडोत्सर्ग के दौरान कौन कौन सा हार्मोन का? LH व FSH हार्मोन का। अगला क्वेश्चन है, शुक्राणु के मध्य भाग यानी कि में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। इधर लिख लेते हैं हम। माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है जो इसे गतिशीलता एवं ऊर्जा प्रदान करता है। प्रत्येक वृषण में लगभग कितने कक्ष होते हैं? तो हमने पढ़ा था उस टाइम 250 कक्ष होते हैं, जिन्हें वृषण पालिका या क्या कहते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। मानव में 1 माह की गर्भता के बाद भ्रूण का क्या निर्मित होता है? 1 माह के बाद सबसे पहले क्या बनता है? हृदय। भ्रूण में सबसे पहले क्या बनता है? हृदय। अब छोटे क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव में गर्भावस्था को बनाए रखने हेतु उत्तरदायी हार्मोन का नाम बताइए। गर्भावस्था को बनाने वाला हार्मोन कौन सा है? प्रोजेस्टेरोन। अगला क्वेश्चन है, 400 शुक्राणु के निर्माण हेतु कितनी स्पर्मेटोगोनिया भाग लेती है? 400 के लिए कितनी लेती है? 100, मतलब कि 400 के लिए 100 लेती है। 100 स्पर्मेटोगोनिया भाग लेती है। प्रसव क्रिया को प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला हार्मोन कौन सा है? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या करता है? संकुचन पैदा करता है प्रसव के दौरान। यह हार्मोन गर्भाशय के मध्य स्तर मायोमेट्रियम की चिकनी पेशी को क्या करता है? संकुचित कर देता है। शुक्राणु जनन की प्रक्रिया के नियमन में शामिल हार्मोन का नाम है। जब शुक्राणु जनन होता है तो उसमें कौन सा? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन मतलब कि FSH, लुटेनाइजिंग हार्मोन LH। गर्भाशय भित्ति कितने स्तरों से बनी होती है? नाम बताइए। गर्भाशय भित्ति जो होती है वो तीन परतों से मिलकर बनती है। बाह्य स्तर जिसे क्या कहते हैं? पेरीमेट्रियम। मध्य स्तर को मायोमेट्रियम कहते हैं, और जो आंतरिक होती है सबसे अंदर की लेयर उसको एंडोमेट्रियम कहते हैं। आवर्त चक्र के दौरान ये एंडोमेट्रियम वाली लेयर क्या होती है? उधड़ जाती है। स्टेम कोशिकाएं, स्टेम सेल्स क्या है? तो युग्मनज के गर्भाशय में रोपण के पश्चात इसमें विभाजनों द्वारा 3 जननिक स्तर मध्य आंतरिक जनन स्तर बनते हैं। इन स्तरों को कोशिकाओं में शरीर
कि किसी भी ऊतक के निर्माण की क्षमता उपस्थित होती है। इन विभाजनशील व अविभेदित कोशिकाओं को क्या कहते हैं? स्टेम सेल कहते हैं। मानव में सामान्यतः निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? फैलोपियन नलिका में। अंडवाहिनी के भाग स्थमस या एम्पुला में। अधिकतर कहाँ होती है? एम्पुला में ही होती है। बहुत कम चांस होते हैं जब स्थमस में होती है। सर्टोली कोशिकाओं पर कार्य करने वाली गोनेडोट्रोपिन हार्मोन का नाम बताइए। कौन सा हार्मोन है? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH। FSH हार्मोन जो होता है वो क्या करता है? सर्टोली कोशिकाओं पर कार्य करता है। नर लैंगिक हार्मोन व इससे स्रावित करने वाले संरचना का नाम बताइए। नर लैंगिक हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन क्या है? नर लैंगिक हार्मोन है। इससे स्रावित होने वाली संरचना क्या है? लीडिंग कोशिकाएं, लीडिंग सेल्स। अपर द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा है? अपर द्वारा हमने बताया था 4 हार्मोन स्रावित होते हैं, जिसमें से एक है ह्यूमन कैरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन यानी कि HCG, ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन यानी कि HPL, और तीसरा है एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन। मानव के मूत्र में किस हार्मोन की उपस्थिति सगर्भता को क्या करती है? बताती है। तो कौन सा हार्मोन है वो? ह्यूमन कैरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन यानी कि HCG। मानव मादा में रज चक्र की विभिन्न प्रवस्थाएं कौन सी होती है? मानव में रज चक्र की 4 प्रवस्थाएं होती है। पुट्टिकीय प्रवस्था, अंडोत्सर्ग अवस्था और लुटियल प्रावस्था, रज प्रावस्था। ये 4 प्रावस्था होती है जो क्या होती है? मानव में यौनारंभ के पश्चात होने वाली लैंगिक जनन की 4 जनन घटनाओं के नाम बताइए। मानव में यौनारंभ के पश्चात होने वाली लैंगिक जनन की घटनाएं हैं युग्मकों का निर्माण, युग्मकों का स्थानांतरण, निषेचन मतलब कि नर व मादा युग्मकों का संलयन, भ्रूणोद्भव युग्मनज से भ्रूण का परिवर्धन। अंडजनन से क्या तात्पर्य है? अंडजनन क्रिया को रेखा चित्र द्वारा दर्शाइए। अंडजनन में शुक्राणु की तुलना कीजिए। ये क्वेश्चन आ सकता है आपके। अंडजनन मादा में अंडाशय की द्विगुणित कोशिका उगोनिया से अगुणित अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया को अंडजनन कहते हैं। अंडजनन क्रिया का रेखांकित चित्र। अर्धसूत्री विभाजन द्वारा प्राथमिक oocyte, द्वितीयक oocyte तथा आंतरिक में अंडाणु और ध्रुवीयकाय बनने का आरेख इसमें इन चारों का आरेख बनाना है। अंडजनन व शुक्राणु जनन की तुलना। अंडजनन मादा में अंडाशय में होता है जबकि शुक्राणु जनन नर में वृषण में होता है। अंडजनन के फलस्वरूप मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण होता है जबकि शुक्र जनन के फलस्वरूप नर युग्मक शुक्राणु बनते हैं। मादा में अंडजनन की निश्चित समयावधि कितनी होती है? निश्चित समयावधि के बाद बंद हो जाती है, जबकि नर जनन में शुक्राणु जनन जीवन पर्यंत चलती रहती है। अंडजनन के फलस्वरूप निर्मित मादा युग्मक अंडाणु गतिहीन होते हैं जबकि शुक्राणुजनन के फलस्वरूप निर्मित शुक्राणु गतिशील होते हैं। अंडजनन की वृद्धि प्रावस्था बड़ी होती है जबकि शुक्रजनन की वृद्धि प्रावस्था क्या होती है? छोटी होती है। अगला क्वेश्चन है मानव जनन तंत्र
को आरेखीय काट यानी कि नामांकित चित्र बनाते हुए इसकी संरचना कीजिए। ये क्वेश्चन आ सकता है आपके, बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। मानव मादा जनन तंत्र को निर्मित भागों में बांटा गया है। मुख्य अंग है अंडाशय। इससे पहला क्या है? अंडाशय। ये संख्या में 2 होते हैं। अंडाशय बादाम के आकार के सफ़ेद गुलाबी संरचनाएं होती है। ये उदर गुहा के श्रोणी भाग में स्थित होते हैं। अंडाशय उदर गुहा में तंतुनुमा संरचना द्वारा जुड़े होते हैं, जिसे क्या कहते हैं? मीजोवेरियम यानी कि अंडाशय दर कहते हैं। सहायक अंग। सहायक अंग कौन कौन से है? अंडवाहिनी पहला है अंडवाहिनी। यह एक नली नुमा संरचना है जिसकी संख्या 2 होती है। संभवतः इसके 3 भाग होते हैं। इनफंडिबुलम जो कीपक नुमा होती है और इस पर फिम्बरी होती है। वो जो उंगली नुमा संरचना ऐसे होती है ना, ऐसे बनी हुई होती है, ये क्या है? अंडाशय। तो उसे क्या कहते हैं? कीपक या फिम्बरी कहते हैं। फिम्बरी कहते हैं एम्पुला चौड़ा भाग जहाँ निषेचन होता है। उसके बाद यहाँ से एक चौड़ा भाग स्टार्ट होता है ऐसे। इधर बना लेते हैं। यहाँ पे इस जगह ये इस वाले हिस्से को क्या कहते हैं? एम्पुला। एम्पुला कहते हैं स्तमस नलिका कार भाग है जो गर्भाशय में खुलता है। इससे आगे की जो होती है इसे क्या कहते हैं? स्तमस कहते हैं, जो आगे जाके क्या गर्भाशय में खुलती है। गर्भाशय यूट्रस। यह क्या होता है? एक थैलीनुमा उल्टी नाशपाती के आकार की संरचना होती है। इसकी भित्ति में 3 स्तर होते हैं। बाह्य स्तर जिसे पेरीमेट्रियम कहते हैं, मध्य स्तर जिसे मायोमेट्रियम कहते हैं, आंतरिक स्तर जिसे एंडोमेट्रियम कहते हैं। गर्भाशय के 2 भाग होते हैं, गर्भाशय गुहा और ग्रीवा भाग। अगला पार्ट है योनि। गर्भाशय का ग्रीवा भाग योनि में खुलता है, जो मैथुन के दौरान वीर्यस्खलन का मार्ग होता है। फिर आता है भग, वल्वा। मादा जनन तंत्र के बाद बाह्य संरचना को भग कहते हैं, जिसमें लोबिया मेजोरा, लोबिया माइनोरा और प्रगाण और भग शिश्न शामिल होता है। एक जो होता है क्लोटोरिस, जिसे कहते हैं उंगली नुमा संरचना होती है, उसे क्लोटोरिस या शीर्ष कहते हैं। ये देखिए, ये है हमारा मादा जनन तंत्र। इसमें ये वाला जो भाग होता है ये बाह्य भाग जननांग होता है, जिसे क्या कहते हैं? सर्विक्स कहते हैं, यानी कि योनि कहते हैं। वेजाइना के बाहर सर्विक्स वेजाइना के बाहर खुलता है। भारी जो भाग होता है उसे कहते हैं। ये वाला जो होता है इसे क्या कहते हैं? गर्भाशय यानी कि यूट्रस। यूट्रस कहते हैं। और ये जो एक संरचना है इसे क्या कहते हैं? डिंब वाहिनी या फैलोपियन नलिका। इस जगह क्या होते हैं? इस जगह एम्पुला होता है, जहाँ क्या होता है? निषेचन होता है। और इसके यहाँ पे स्थमस होते हैं। ये आगे वाला पोर्शन स्थमस होता है। और ये जो उंगली नुमा बनी हुई है इसे फिम्बरी कहते हैं। फिम्बरी के जस्ट पास में क्या होता है? इनफंडिबुलम वाला पार्ट होता है। तो ये जो एम्पुला होता है ना, एम्पुला, यहाँ पे निषेचन होता है। और ये जो 2 है ये क्या है? अंडाशय। ये गर्भाशय है। ये वाली संरचना गर्भाशय ग्रीवा है। अब आता है हमारा तीसरा चैप्टर, स्टार्ट हो जाता है मानव जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य एवं महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या होते हैं? उलव भेदन। यह एक चिकित्सकीय प्रक्रिया है जिसमें भ्रूण के चारों ओर मौजूद
एमनियोटिक द्रव होता है। भ्रूण के जो चारों ओर प्लेसेंटा में भरा हुआ एमनियोटिक द्रव होता है जो निकाला जाता है, और इसका उपयोग डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया जैसे आनुवंशिक विकारों का पता लगाने के लिए क्या करते हैं। इस फ्लूइड से हम पता लगा सकते हैं कि भ्रूण को कोई बीमारी है या फिर कोई भी विकार होता है वो, जो कि इसका दुरुपयोग कन्या भ्रूण हत्या, इसमें इस भ्रूण से हमें ये भी पता लग जाता है कि भ्रूण के लिंग का पता भी लग जाता है। तो इसका दुरुपयोग कन्या भ्रूण हत्या लिंग परीक्षण के लिए होने लगा था, इसलिए क्या कर दिया, इस पर वैधानिक प्रतिबंध लगा दिया गया था। फूलोभेदन की जो प्रक्रिया होती है इसमें हम ये भी पता लगा सकते हैं कि कन्या है या लड़का है या लड़की है। सहेली क्या है, यह महिलाओं के लिए एक गैर स्टेरॉयडल यानी कि गर्भ निरोधक गोली है, जिसे हफ्ते में केवल एक बार लिया जाता है। इसके एक बार लिए जाने से क्या होता है, इसके दुष्परिणाम साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम होते हैं। और इसकी खोज कब की गई थी, भारत में CDRI केंद्रीय औषधि अनुसंधान द्वारा की गई थी। वो कहाँ की गई थी, लखनऊ में की गई थी। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे याद कर लेना बच्चों। गर्भ निरोधक विधियाँ, गर्भ निरोधक की कौन कौन सी विधियाँ है वो हम देखते हैं। प्राकृतिक विधि है पहली, तो इनमें क्या होता है, आवधिक समय माहवारी चक्र के 10वें से 7वें दिन मैथुन से बचाना, बाह्य स्खलन और स्तनपान, अनावर्त, प्रसव के बाद लगभग 6 महीने तक स्तनपान कराने के दौरान माहवारी न आना, ये सब क्या है, एक प्राकृतिक विधियाँ है। प्राकृतिक विधि इसमें कौन कौन सी होगी, बाह्य स्खलन, मैथुन के दौरान जो सीमन होता है उसे बाहर निकालना, स्तनपान, अनावर्त, और बस यही है। रोधक बैरियर, इसके बैरियर क्या क्या है। रोधक विधि एक दूसरी है, गर्भ निरोधक विधि की दूसरी है रोधक, जिसमें क्या होता है, कॉन्डोम, डायफ्राम, गर्भाशय ग्रीवा, टोपी या वोल्ट। डायफ्राम, गर्भाशय ग्रीवा और वोल्ट, और एक कॉन्डम। कॉन्डम जो होता है ये सबसे ही अच्छा तरीका होता है गर्भ निरोधक विधि में, ये सबसे अच्छी विधि मानी जाती है कॉन्डम। ये क्या करती है, STD से बचाती है। STD से बचने के लिए कॉन्डम सबसे बेस्ट तरीका है। अंतःगर्भाशयी युक्तियाँ, IUDs बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। IUD जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। पहली होती है औषधि रहित, जिसमें क्या होता है, लिपेस लूप। एक होती है तांबा मोचक IUD, जिसमें कॉपर T, कॉपर 7 मल्टी लोड 375, ये गर्भाशय के अंदर कॉपर आयन मुक्त करके शुक्राणु को क्या करती है, भक्षणात्मक प्रक्रिया और उसकी निषेचन क्षमता को कम कर देती है। बाहर से थोड़ी सी आवाज़ें आ रही होगी बच्चों, उनको क्या करना, इग्नोर करना है आपको। हार्मोन मोचक IUD, प्रोस्टाट अगली है हार्मोन मोचक IUD, जो प्रोजेस्टाट की बनी हुई होती है, जिसमें क्या होता है, जिसमें LNG-20, ये गर्भाशय को, ये क्या काम करती है, गर्भाशय को रोपण के लिए अनुपयुक्त बनाते हैं और गर्भाशय ग्रीवा को शुक्राणुओं का विरोध
विरोधी बनाती है। ये जो हार्मोन मोचक आईयूडी होती है वो क्या करती है, शुक्राणुओं को, गर्भाशय ग्रीवा को शुक्राणुओं का विरोधी बनाती है, मतलब अंदर शुक्राणु को जाने से रोकती है। अब ये जो होती है इसकी शल्य क्रिया की विधियाँ, मतलब बाध्यकरण, इसकी शल्य क्रिया की 2 विधियाँ होती है, एक तो शुक्रवाहक उच्छेदन और दूसरा है डिंबवाहिनी उच्छेदन। पहला जो शुक्रवाहक उच्छेदन होता है वो, जिसको हम पुरुष नसबंदी भी क्या कहते हैं, पुरुष नसबंदी भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि पुरुष जो होते हैं ना, पुरुषों में शुक्रवाहक वास डिफरेंस को काटकर बांध दिया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, शुक्रवाहक उच्छेदन या वासेक्टोमी भी कहते हैं। दूसरा होता है, दूसरी जो बाध्यकरण की विधि है वो क्या होती है, डिंबवाहिनी उच्छेदन यानी कि ट्यूबेक्टोमी। इसमें क्या होता है, महिलाएं जो होती है, महिला नसबंदी, महिलाओं में क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब होती है, उसको काट कर बांध दिया जाता है, मतलब कि उसको काट कर बांध दिया जाता है, जिससे क्या होता है, निषेचन होने का एक रोधक उपाय है ये, जिसे क्या कहते हैं, ट्यूबेक्टोमी। बच्चों थोड़ा बाहर से आवाज़ आ रही है, उसको थोड़ा सा इग्नोर करना है आपको। अब आगे है कि सगर्भता का चिकित्सीय समापन, मतलब कि जो सगर्भता होती है उसको रोकने के उपाय। सबसे पहला उपाय होता है एमटीपी। एमटीपी क्या होता है, गर्भाशय प्रावस्था पूर्ण होने से पहले क्या होता है, जानबूझकर या स्वैच्छिक रूप से गर्भपात कराने को क्या कहते हैं, एमटीपी कहते हैं। गर्भपात मतलब कि एमटीपी का मतलब होता है गर्भपात कराना। यह जो होती है ये क्या है, एक कानूनी स्वीकृति है जो कब दी गई थी, 1971 में। भारत सरकार ने इसके दुरुपयोग, मादा भ्रूण हत्या को रोकने के लिए 1971 में इसे कानूनी स्वीकृति और कुछ सख्त शर्तें दी थी। सुरक्षित अवधि पहली तिमाही। एमटीपी कब करवाई जाती है, एमटीपी करवाई जाती है गर्भावस्था की पहली तिमाही, यानी कि शुरुआती 12 सप्ताह तक ही सुरक्षित माना जाता है। इसके बाद यह माँ के लिए क्या होता है, घातक होती है। एमटीपी जो होती है वो 12 सप्ताह के अंदर ही करवाई जाती है, यानी कि 3 जो गर्भाशय की पहली तिमाही होती है ना, उसमें एमटीपी करवाया जाता है। अगला है यौन संचारित संक्रमण, यानी कि एसटीडी या एसटीएल्स क्या होते हैं। मेथिन द्वारा संचारित होने वाले रोगों को क्या कहते हैं, एसटीएलसी कहते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस या रजित रोग वीडी कहते हैं। अपवाद यकृत शोथ बी, इसके एग्जाम्पल्स है, एक तो यकृत शोथ, हेपेटाइटिस बी भी कहते हैं, और एक होता है जनिक परिसरण यानी कि जेनेटिक हर्पिस, और तीसरा है एचआईवी यानी कि एड्स। ये तीनों बीमारियां पूरी तरह से उपचार योग्य नहीं है, मतलब कि इनका अभी तक कोई उपचार नहीं है। बाकी सभी एसटीएलसी शुरुआती अवस्थाओं में पहचान होने पर पूरी तरह ठीक हो सकते हैं। एसटीएलसी यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस जो होते हैं वो लंबे समय तक अनुपचारित रहने से श्रोणि शोथज रोग पीआईडी, अस्थानिक सगर्भता, बाध्यता, बांझपन और यहाँ तक कि जनन मार्ग का कैंसर भी हो सकता है। अब हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। देखो बच्चों, आपको बता दूं कि आपको इसमें जितना भी पढ़ाया जा रहा है वो सब इस जो एग्ज़ाम में आने वाला है वो सब पढ़ाया जा रहा है आपको। इससे बाहर क्वेश्चन एक भी नहीं आएगा, जितना भी आएगा यहीं से क्वेश्चन आएंगे। और हम ऐसे क्वेश्चन छांट के लाए हैं आप लोगों के लिए कि इसके अलावा कोई क्वेश्चन और है ही नहीं, इनके अलावा पूछे भी नहीं जाएंगे। ऐसे
यही क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एग्ज़ाम में, तो इनको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ के और अच्छे से एग्ज़ाम दे के आना है। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत भारत में कब हुई थी? परिवार नियोजन की शुरुआत भारत में कब हुई थी? 1951 में। कब हुई थी? 1951 में। दूसरा है उलुभेदन एमियोसेंटेसिस क्या है? उलुभेदन क्या है? यह भ्रूण में आनुवंशिक विकार का पता लगाना, जिसे क्या कहते हैं? उलुभेदन एमियोसेंटेसिस। तीसरा है आपातकालीन गर्भ निरोधक मैथुन के कितने घंटे के भीतर लेनी चाहिए? जो आपातकालीन गर्भ निरोधक गोली होती है वो मैथुन के कितने घंटे बाद लेनी चाहिए? 72 घंटे बाद। मैथुन के 72 घंटे बाद ली जाती है। भारत में सहगर्भता का चिकित्सीय समापन के दुरुपयोग को रोकने के लिए कानून कब बनाया गया था? तो ये वाला क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा था, कब बनाया गया था? 1971 में। अगला क्वेश्चन है स्तनपान अनावर्त विधि प्रसव के बाद कितने माह की अवधि तक कारागार मानी गई थी? अभी हमने देखी थी कि वो कितने वर्ष तक कारागार मानी गई थी। हमने पढ़ा था जो स्तनपान कराने की है वो मैक्सिमम कितने माह तक मानी जाती है? वो मानी जाती है 6 माह तक मैक्सिमम होती है। इससे ज़्यादा भी होती है कुछ महिलाओं में, ऐसा नहीं है, लेकिन मैक्सिमम 6 माह ही मानी गई है। निम्नलिखित में से किन गर्भ निरोधक तरीकों में हार्मोन भूमिका अदा करता है? निम्नलिखित में से किन गर्भ निरोधक तरीकों में हार्मोन भूमिका अदा करता है? इसका आंसर है स्तनपान, अनावर्त, गोलियां, आपातकालीन गर्भ निरोधक। इनमें क्या करती है? हार्मोन्स भूमिका अदा करते हैं। यौन संचारित रोगों से सही विकल्प का चयन करो। यौन संचारित रोग कौन कौन से हैं? इसमें आता है सुजाक, सिफिलिस, जननिक परिसर्प। अगला क्वेश्चन है सहेली। सहेली क्या है? सहेली एक क्या है? महिलाओं के लिए मुख्य गर्भ निरोधक दवाई है एक। ये गलत है। शल्य विधि, ये भी गलत है, ये भी गलत है। क्या एक महिलाओं के लिए मुख्य गर्भ निरोधक है सहेली, जो हफ्ते में एक बार ली जाती है, उसे क्या कहते हैं? सहेली। और जो सहेली है वो इसका हम एक क्वेश्चन और देखेंगे बाद में। चिकित्सकीय सहगर्भता समापन यानी कि एमटीपी को कितने सप्ताह तक सुरक्षित माना जाता है? अब भी हमने पढ़ा था 12 सप्ताह तक। कितने सप्ताह तक? और गर्भाशय के सहगर्भता ताकि पहली तिमाही, अगर माह पूछ लेती, पहली तिमाही को, यानी कि 12 सप्ताह में सुरक्षित माना जाता है एमटीपी को। अगला क्वेश्चन है कोपर्टी का कार्य क्या होता है? कोपर्टी का कार्य होता है निषेचन को रोकना। अगला क्वेश्चन है परखनली शिशु उत्पन्न करने के लिए भ्रूण को कौन सी अवस्था में स्त्री के शरीर में रोपित किया जा सकता है? कौन सी अवस्था में किया जाता है? 32 कोष की अवस्था में। 32 कोष की अवस्था में जब भ्रूण होता है तो उसे क्या कर दिया जाता है? माँ के शरीर में रोपित कर दिया जाता है। जो आईयूडी ये सब करवाते हैं ना, उनमें। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि शुक्रवाहिकाओं को शल्य चिकित्सा द्वारा काटने की विधि को क्या कहते हैं? बाध्यकरण कहते हैं। क्या कहते हैं?
बाध्यकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एम्ब्रियो सेंटेंसेस में क्या होता है? एक सेकेंड बच्चों, हमारा एक क्वेश्चन रह गया है। ये क्वेश्चन हमारा, एक सेकेंड, ये थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ से। ये क्वेश्चन एम्ब्रियो सेंटेंसेस में, एक सेकेंड बच्चों, एक क्वेश्चन हमारा रह गया है, हम उसे बाद में देखेंगे, चलो कोई ना। एम्ब्रियो सेंटेंसेस में क्या होता है? एमनियोटिक द्रव में घुले पदार्थ व विकासशील भ्रूण की कोशिकाओं का विश्लेषण किया जाता है। क्या होता है इसमें? एम्ब्रियो सेंटेंसेस में क्या होता है? एमनियोटिक द्रव में एमनियोटिक द्रव। अगला क्वेश्चन है, अंतःगर्भाशय युक्ति भारत की दूसरी प्रभावी और लोकप्रिय गर्भनिरोधक विधि है। क्या है? गर्भाशय युक्ति, ये क्या है? भारत की दूसरी प्रभावी और लोकप्रिय गर्भनिरोधक विधि है। अगला क्वेश्चन है, यौन संबंधों द्वारा संचारित होने वाले संक्रमणों या रोगों को क्या कहते हैं? यौन संचारित रोग। कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, औषधिहीन आईयूडी का उदाहरण है। औषधिहीन मतलब कि जो बिना औषधि के बनी हुई होती है, उसे क्या कहते हैं? लिप्पिस लूप कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार जनन स्वास्थ्य क्या है? WHO के अनुसार जनन स्वास्थ्य का अर्थ जनन के सभी पहलुओं सहित एक संपूर्ण स्वास्थ्य अर्थात शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक तथा सामाजिक स्वास्थ्य। व्यक्ति का क्या होना? शारीरिक, भावनात्मक और व्यवहारात्मक सामाजिक स्वास्थ्य होना क्या कहलाता है? जनन स्वास्थ्य कहलाता है। और ये किसके अकॉर्डिंग दी गई है? WHO के अनुसार दी गई है। सहेली नामक गर्भनिरोधक की खोज किस संस्था ने की थी? ये वाला क्वेश्चन, इसके बारे में बताने वाले थे अभी। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, जिसे क्या कहते हैं? CDRI। ये कहाँ की गई थी? लखनऊ में की गई थी। एक आदर्श गर्भनिरोधक की 2 विशेषता लिखो। आदर्श गर्भनिरोधक क्या होता है? उपयोगकर्ता के कामच्छा, प्रेरणा एवं मैथुन में बाध्य न हो। दूसरा है आसानी से उपलब्ध होने वाला। ये क्या होता है? आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, वो आदर्श गर्भनिरोधक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, रोध बैरियर गर्भनिरोधक विधियों के नाम लिखो। गर्भनिरोधक विधियाँ क्या क्या है जो क्या करती है? गर्भ को रोकने का बैरियर का काम करते हैं। वो क्या है? कॉन्डम है, डायाफ्राम, गर्भाशय ग्रीवा और वोल्ट। ये चारों क्या होते हैं? गर्भनिरोधक बैरियर होते हैं। अंतःगर्भाशय युक्ति आईयूडी क्या है? ये अंतःगर्भाशय युक्ति आईयूडी क्या होती है? ये गर्भनिरोधक युक्तियाँ योनि मार्ग से गर्भाशय में लगाई जाती है, जैसे कि 3 प्रकार की होती है। औषधि रहित आईयूडी जैसे कि लिप्पिस लूप, तांबा मोचक आईयूडी जैसे कि कॉपर टी, कॉपर 7 मल्टी लोड 375, हार्मोन मोचक आईयूडी जो प्रोस्टाट
LNG-20 ये सब होती है। गर्भ निरोधकों के दुष्प्रभाव के बारे में लिखो। गर्भ निरोधक के दुष्प्रभाव क्या क्या होते हैं? गर्भ निरोधक के दुष्प्रभाव मतली, उदरीय पीड़ा, रक्तस्राव, अनियमित आवर्त चक्र आदि ये क्या होते हैं? गर्भ निरोधक के दुष्प्रभाव होते हैं। यौन संचारित रोग किसे कहते हैं? यौन संचारित रोग वे रोग जो मैथुन द्वारा संचारित होते हैं उन्हें सामूहिक तौर पर यौन संचारित रोग यानी कि STD कहते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हैं। इन्हें रति रोग अथवा जनन मार्ग संक्रमण भी कहते हैं। यौन संचारित रोगों से बचाव के 2 उपाय लिखो। तो इसके बचाव के लिए किसी अनजान व्यक्ति के साथ क्या नहीं करना चाहिए? यौन संबंध न रखना चाहिए। मैथुन के समय सदैव कॉन्डोम का इस्तेमाल करना चाहिए। कॉन्डोम एक बहुत ही अच्छा बचाव होता है यौन संचारित STD से बचने के लिए। सहायक जनन प्रौद्योगिकी ART किसे कहते हैं? ऐसी विशेष तकनीक जो बद्ध दंपति को संतान उत्पन्न करने में सहायता करती है सहायक जनन प्रौद्योगिकी कहलाती है। क्या कहलाती है? जो एक दंपति यानी कि एक पति पत्नी समझ लो, जिसे क्या कह सकते हैं हम, दंपति को संतान उत्पन्न करने में सहायता करती है, उसे क्या कहते हैं? जनन प्रौद्योगिकी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है GIFT। ये GIFT के बारे में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसके बारे में इसकी या तो फुल फॉर्म आ सकती है या इसके बारे में ऐसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये आपके आ सकता है। इसको एक बार देख लेना अच्छे से। GIFT की फुल फॉर्म होती है जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र। इसमें जाइगोट को फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? GIFT कहते हैं। इसको देखते हैं। यह पात्र निषेचन में युग्मनज स्थानांतरण की विधि है। इसमें युग्मनज या प्रारंभिक भ्रूण 8 ब्लास्टोमियर तक को फेलोपियन नलिका में क्या किया जाता है? स्थानांतरित किया जाता है। इसे क्या कहते हैं? गिफ्ट या जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र कहते हैं। अगला क्वेश्चन है इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र IUT क्या है? IUT की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है। इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र होता है इसकी फुल फॉर्म। ये क्या होती है? इस विधि में 8 ब्लास्टोमियर से अधिक के भ्रूण को गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? IUT कहते हैं। गिफ्ट एक ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गिफ्ट की फुल फॉर्म होती है जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र। सॉरी, जाइगोट नहीं, गेमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र इसका पूरा नाम है। गेमेट ZGIFT एक गिफ्ट होता है, तो इसका मतलब होता है जाइगोट और ये G होता है GIFT। G का मतलब होता है गेमेट और Z का मतलब होता है जाइगोट। इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, गेमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र होती है। अगला क्वेश्चन है कृत्रिम वीर्य सेचन। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। ये क्या होता है? इस तकनीक में पति या स्वस्थ दाता के शुक्राणु लेकर कृत्रिम रूप से या तो स्त्री की योनि में अथवा उसको गर्भाशय में प्रविष्ट करवाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? कृत्रिम वीर्य सेचन कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है जनसंख्या वृद्धि दर के नियंत्रण के उपाय। जनसंख्या वृद्धि दर के नियंत्रण के उपाय कौन कौन से होते हैं? पहला है गर्भ निरोधक उपाय अपनाने के लिए प्रेरित करना। हमारे दो के नारे पर जोर देना। तीसरा है विवाह की आयु स्त्री के लिए 18 वर्ष व पुरुष के लिए 21 वर्ष सुनिश्चित की गई है। तो साथियों, इसी के साथ हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होती है, जिसमें हमने हमारे तीनों चैप्टर देखे। और
अगर आपको इसके अलावा कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तो अच्छे से पढ़िए और अच्छे से पेपर देख के आना, खुद देखो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना साथियों। हम हमारी अगली क्लास में देखेंगे सेकंड यूनिट में, जिसमें हम देखेंगे हमारी जो सेकंड यूनिट होगी उसमें भी हम 3 चैप्टर्स को कवर करेंगे साथियों, जिसमें से हमारा होगा चौथा चैप्टर, 5वां चैप्टर और 6ठा चैप्टर। इन 3 चैप्टरों को हमारी सेकंड यूनिट में कवर करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।